नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ब्लड, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन चलते हैं कुछ विशेष जानकारी में। पिछले 9 वर्षों से लगातार हमारे यहाँ जो है नवाचार के साथ टेस्ट सीरीज जो है वो लिया जाता है। इस साल भी सीजीपीएससी प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रावधान किया गया है, जिसमें 51 टेस्ट जो है केवल 950 रुपए में उपलब्ध है। साथ ही साथ हर टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है आपको उसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में जो टॉप 20 छात्र होंगे उनको मुख्य परीक्षा में निःशुल्क जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बैंक के विभिन्न पदों के लिए भी क्लासेस जो है ऑनलाइन प्रारंभ की गई है, जिसका आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं कैसा कैसा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमको सब्सक्राइब करते रहिए उड़ान आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। साथ ही साथ इन क्लासेस के संबंध में जानकारी और कोर्सेज को करने के लिए ऑनलाइन हमारा जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात, हमारे प्रकाशन जो है उपलब्ध है मेंस के लिए, प्री के लिए, सभी के लिए। अब अपन आ जाते हैं ब्लड, उसकी संरचना और कार्य वाले अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। शरीर के टोटल बॉडी वेट का ये 8% होता है, ठीक है ना, ये याद रखिए, एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। 8% मींस आप अगर मान के चलिए अगर आपका वजन 100 kg है तो ब्लड का वेट जो होगा वो 7 से लेके 8 kg के आसपास ब्लड का वेट होगा। अगर हम मानव शरीर में बात करें कितने लीटर तक तो होता है, तो अप्रॉक्स जो है ये 5 से 6 लीटर के रेंज में होता है। अब इनका निर्माण कहां होता है, तो इनका निर्माण जो है मुख्य रूप से जो होएगा वयस्क में अलग तरीके से होता है। तो वयस्क में जो होता है वो बोन मेरोज में होते हैं। कहां होते हैं? बोन मेरोज में। अब बोन मेरोज 2 होते हैं, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरोज, ठीक है। रेड बोन मेरो जो होते हैं इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होगा और येलो बोन मेरो जो होंगे यहां पर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर गर्भस्थ है शिशु, जन्म नहीं हुआ है, तो ऐसे शिशु जो है या जन्म से पहले जो है रक्त का निर्माण जो होता है मेनली जो होता है स्प्लीन में होगा और लीवर में होता है। साथ ही साथ हमारे आरबीसी की जो उम्र होती है 120 डेज होती है, 120 दिन, और इसकी काउंटिंग सबसे पहले जो है 120 डेज ये कुत्तों में की गई थी, उसके बाद फिर मानव में की गई है। तो 120 दिन होती है और 120 दिन बाद ये डेड हो जाते हैं, ये जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अब ये डेड आरबीसी हमारे शरीर से बाहर तो निकलते नहीं, तो इनका भक्षण कर लेता है कौन? स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये इनका भक्षण कर लेता है और इसका भक्षण करने के कारण ही इसको जो है स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है स्प्लीन को। इसको ध्यान में रखिएगा, ये स्प्लीन आपको बीमारियों के समय भी काम आएगा। मलेरिया वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्लीन के संबंध में। अब इनकी एक निश्चित आयु है, मैंने आपको बता दिया 120 डेज होती है, इसलिए ब्लड बैंक में भी हमारा ब्लड जो है 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाता है या डोनेट करते समय नहीं किया जाता। और स्प्लीन के बारे में जो फैक्ट मैंने आपको बताया, रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, वो आगे के लाइन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। तो रक्त की संरचना में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये टोटल ब्लड का जो है या रक्त का जो है 55% होता है। 45% अप्रॉक्स लगभग ये होता है और 0 से लेके 1% तक जो होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बिलीरुबिन पिगमेंट भी उपस्थित होता है। तो हमारे ब्लड में जो जब भी आपका ब्लड निकलता है, आप देखिए जब वो क्लॉट होता है तो थोड़ा सा आपको येलोइश कलर का पार्ट दिखता है। येलोइश कलर का जो पार्ट दिखता है ब्लड क्लॉटिंग के समय आपके चोट पे, वो येलोइश कलर का जो होता है पार्ट वही ब्लड प्लाज्मा है और उसके येलो दिखने का कारण होता है बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन की मात्रा इसमें निश्चित होती है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी बढ़ जाए, है ना, थोड़ी भी बढ़ जाए तो क्या होएगा? ये आपको आपके शरीर को पीले रंग का शो करता है, जिसको आप पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मात्रा निश्चित होती है। इसके अलावा भी और कंपोनेंट होते हैं, उसकी डिटेलिंग अपन बाद में करेंगे। चलिए रक्त कणिकाएं, तो ये होता है लगभग 45% होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता इसमें, अधिकांश लोगों में लगभग यही अपने को देखने को मिलता है। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं ब्लड कार्पसल्स, एक होते हैं आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल्स। सेल्स नहीं होते, ये कार्पसल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, और दूसरे जो होते हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। अब इसमें अपन आप देख सकते हैं कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, एक ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आरबीसी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
आपको आरबीसी दिखाई दे रहा होगा, मींस ये रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, ये बीच का जो है ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, मींस आपके ब्लड में ये प्लाज्मा है टोटल, ये जो है लगभग 55% के आसपास प्लाज्मा होता है। इधर आप देखेंगे ये ब्लड कार्पसल्स है। अब इस ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, देखिए आप, है ना। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये जो होता है डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो इतने होते हैं, मतलब रेशियो आप देखिए कितना अलग अलग अपने को दिखता है, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें होता क्या क्या है, तो इसमें वाटर होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, इसके अलावा कुछ गैसेस भी होती हैं। गैसेस में अगर आप बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की आंशिक रूप से कुछ मात्राएं भी इसमें होती है। इसके अलावा ये आपके डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, और प्लेटलेट्स ये जो मेनली जो है ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है। अब आ जाते हैं आरबीसी में। आरबीसी मींस रेड ब्लड कार्पसल्स। ये जो होते हैं मानव में अगर इसकी बात करें तो ये होता है बाइकॉन्केव। ये वर्ड या ये टर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाइकॉन्केव मतलब दोनों तरफ से अवतल, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मतलब अगर आप इसको देखें इस तरीके से तो ये इधर से भी गड्ढा और इधर से भी गड्ढा, मींस ऐसे दोनों तरफ से दबा हुआ होता है। आटे की लई जो है उसको आप अगर दबा के देखें तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब ऐसा दिखता क्यों है ये, तो इसका रीजन है कि यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो बीच ऑटोमेटिकली तो दबेगा ही, चपटा हो ही जाएगा वो। इसलिए इसकी संरचना जो होती है उभयावतल होती है, मतलब दोनों तरफ से, उभय मतलब दोनों तरफ, अवतल दोनों तरफ से, अवतल मतलब दबी हुई होती है। कारण क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर आ जाता है कि अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो बिना न्यूक्लियस की ये डिवाइड होकर स्वयं से अपनी उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसलिए जिनके शरीर में आरबीसी की कमी हो तो हमको उनको बाहर से आरबीसी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में ये जो है किसी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा मतलब ये जनन की क्षमता नहीं होगी। अन्यथा अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो ये न्यूक्लियस आपस में टूट के 1 से 2, है ना, न्यूक्लियस की उपस्थिति 2 से 4 बना लेते और हमारे शरीर में ब्लड कभी कम ही नहीं होता। लेकिन अगर न्यूक्लियस होता तो फिर ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती, मतलब हमको सांस लेने में फिर दिक्कत होती, क्योंकि ये फिर बाकी और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बाकी चीजें जो है उसमें पार्टिसिपेट करने लगता। अब अगर बात करें सबसे बड़ी आरबीसी की, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है एक एम्फीबिया होता है, एम्बायोस्टोमा, इसमें अपने को देखने को मिलता है। और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है कस्तूरी मृग जो है, जिसकी नाभि में कस्तूरी निकलता है, खुशबू आती है उससे, तो ये होता है। अब एक अपवाद भी देख लेते हैं, इसमें अपवाद वाली स्थिति भी देखने को मिलती है ना। मेमल्स की बात अगर करते हैं तो ऊंट और लामा, ये 2 जीव ऐसे हैं इनके आरबीसी में केंद्रक होता है, क्योंकि इसीलिए ये थोड़े से रेयर मिलने वाले दुर्लभ क्षेत्रों में ही मिलते हैं। कारण उसका वही है कि इनके आरबीसी में केंद्रक होता है, और ऐसी स्थिति में अगर इनके में कम हो गया तो ये हाइबरनेट हो जाएंगे, कुछ समय तक शांत बैठ जाते हैं, बाद में इनके शरीर में केंद्रक का निर्माण अधिक हो जाता है और ये फिर वहां पर भी विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर पाते हैं। हम हाइबरनेट नहीं हो सकते हैं, हम जो है एस्टिवेट नहीं हो सकते, हम ग्रीष्म निद्रा या शीत निद्रा जैसी स्थिति में अपन नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आरबीसी की संख्या। पर्टिकुलर हर एक मनुष्य में अलग अलग होती है। पुरुषों के उसमें देखें तो ये 50 से 55 लाख तक प्रति ml में होता है। महिलाओं में देखें तो 45 से 50 लाख प्रति ml होता है, और बच्चों में जो है ये 70 लाख प्रति मिलीलीटर ये होता है। अब आप जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे बताता है कि भाई आपके शरीर में आरबीसी कम है या ब्लड कम है, वो यही देखता है। आप जब भी देखेंगे आपका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको बाजू में पूरा दिया रहता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए और आपके शरीर में जो वैल्यू है वो क्या है। उस वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को काउंट करते हैं तो वो अप्रॉक्स इसी के बीच होता है। वहां पर देखता है आरबीसी की काउंटिंग कम आ रही है, 50 से 55 लाख की जगह आपके शरीर में कम आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि आपके शरीर में आरबीसी की कमी है ना। खासकर सिकलिंग का जो टेस्ट होता है या सिकल सेल एनीमिया है या दूसरे जो एनीमिया है वहां पर जो है इस प्रकार का टेस्ट होता है। बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे जो है शुरुआत में जब बच्चे होते हैं, वयस्क नहीं हुए रहते, तब तक उनके शरीर में बोन मैरोस के अलावा लीवर में भी बनता रहता है। स्प्लीन का जो है वो बंद हो जाता है, स्प्लीन जो है वो बंद हो जाता है बच्चों के बर्थ के पश्चात। जीवन काल जो होता है उनका 120 दिन होता है, किसका? आरबीसी का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा जो इसका पार्ट होता है आरबीसी में, वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये अपने को लाल दिखाई देता है, ठीक है ना।
आरबीसी जो है वो लाल दिखाई देता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड इसीलिए है उसका नाम क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये हीम एक आयरन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इससे निर्मित होता है। और दूसरा ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इस ग्लोबिन प्रोटीन के कारण निर्मित होता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना देखें तो इसमें एक इमिडाजोल संरचना होती है, अगर आपने देखा होगा, है ना, इस तरीके से आपको यह दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये ग्लोबिन जो है ये, अब इसके बीच में जो रहता है आपको एक इमिडाजोल संरचना दिखाई देगी N, और ये N, ये इस तरीके से झूले जैसा लटका हुआ होता है। जब भी ऑक्सीजन इससे जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो ये नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ये नाइट्रोजन हट जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी ऑक्सीजन से कोई क्रिया होती है तो कहलाता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यहां पर पूरे ब्रह्मांड में ये एकमात्र ऐसा संरचना है जहां पर ऑक्सीजन आने के कारण ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि वहां पर होता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनमय हो जाना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाना, यह नहीं होता, यहां पे ऑक्सीजनमय हो जाता है, मींस ऑक्सीजनेशन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एकमात्र जगह जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि वहां पर होती है ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया, ऑक्सीजनमय हो जाना। अगर ऐसा होता तो ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता, हमारा हीमोग्लोबिन ही टूट जाता। तो यहां पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि होता है ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया। तो याद रखना, ऑक्सीजनमय हो जाता है, न कि ऑक्सीकरण होता है उसका। चलिए, अब मानव शरीर में की बात करें तो यहां पर हीमोग्लोबिन की संख्या भी निश्चित होती है प्रति 100 ml में। तो पुरुष में अगर इसकी बात करें तो 14 से 15 ग्राम, डॉक्टर लोग आजकल फ्लक्चुएट भी कर देते हैं, 13 से 15 ग्राम स्टैंडर्ड लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है हमारी जो आगे की जनरेशन आ रही है इसमें इसकी मात्रा कम काउंट हो रही है। महिलाओं में 12.5 से 13.8 ग्राम, ठीक है, और बच्चों में होता है 23 ग्राम। तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है ये कैसे पता चलता है? जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि लास्ट साइड पे आपको रहेगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपके ब्लड में, उस सैंपल में उसका वैल्यू या रिपोर्ट में आपका कितना आया है वैल्यू, उसके आधार पर बताता है कि भाई हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है, ठीक है, या ठीक है, जैसा भी आपको बताता है। अब ये हीमोग्लोबिन मेन काम करती है ऑक्सीजन का परिवहन। मैंने बताया कैसे करता है, ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। चलिए, तो अपन फिर देखते हैं WBC के बारे में। अब WBC की संख्या जो होती है मानव शरीर में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हो, सभी में ये 8000 से लेके 10,000 के बीच होता है प्रति ml में। और इससे अगर कम हो या ज्यादा हो, मतलब आपके इम्यून सिस्टम में जो चीजें होनी है वो थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, मींस आपका रिस्पांस प्रॉपर नहीं आएगा, शरीर का बीमारियां बहुत जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि यही जो है WBC हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं जो लड़ने में मदद करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन और बाकी चीजों में ये मेन इनका रोल होता है। अब मानव में जो RBC है और WBC का रेशियो जो होता है वो होता है 600:1, 600:1, मतलब 600 RBC के पीछे 1 WBC काम करता है। बोलने का मतलब है 600 RBC को हैंडल कर लेता है अकेला 1 WBC, ठीक है। अब इसके प्रकार देखें तो अपन 2 प्रकार से देखते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इसमें आपको देख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट्स जैसे चीजें दिख रही हैं, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे डॉट्स वाले ग्रेन्यूल्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल, नाम इसलिए न्यूट्रोफिल इसका रखा गया है क्योंकि ये न्यूट्रल डाई, मतलब ना तो एसिड ना ही बेस, दोनों के मींस मतलब उदासीन रंगक या डाई जो होता है उससे ही स्टेन हो पाता है। और इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया या अन्य कोई पैथोजन हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उसका भक्षण करना, उसका फैगोसाइटोसिस कर देना। तो ये है न्यूट्रोफिल। जितने भी WBC होते हैं उसमें सबसे अधिक, सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की ही होती है, क्योंकि भक्षण का काम यही करते हैं। हर एक का रेंज भी देखा जाता है आपके ब्लड टेस्ट के, न्यूट्रोफिल कितना है, ये कितना, ये कितना, ये सभी चीजें आपके उसमें देखी जाती है। चलिए, दूसरे आ जाते हैं इयोसिनोफिल, या इसी को कहा जाता है एसिडोफिल। इसी को कहा जाता है एसिडोफिल। एसिडोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एसिडिक डाई से ही स्टेन होता है जिसका नाम है इयोसिन। इयोसिन नाम के एक एसिडिक डाई से ही स्टेन होता है, इसलिए एसिडोफिल नाम है। और इयोसिनोफिल क्योंकि इयोसिन से होता है। और ये जो है हमारी सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के कारण आपका शरीर जो है किसी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव शो हो जाता है, किसी के लिए हाइपो।
अगर वो न्यूट्रल रहे मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन कभी भी आपने ऐसा कुछ खा लिया या कुछ पी लिया जिसके कारण आपका शरीर जो है उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया या कम सेंसिटिव हो गया, तो यही जो है एक्टिवेट होकर काम करेगा और यही बताएगा कि भाई तुम्हारा शरीर इस पर्टिकुलर चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव है, और हाइपर सेंसिटिव है मतलब आपको एलर्जी है। आपने बैगन खा लिया, यही सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा और बताएगा कि आपका शरीर उसके लिए बहुत ज्यादा है, और उसके रिस्पॉन्स में आपके शरीर में खुजली या किसी अन्य प्रकार की चीजें जो है वो होने लगेंगी और आपको पता चलेगा किसी चीज से आपको एलर्जी है। और एलर्जी का टेस्ट होता है तो पता चलेगा यहीं से। और एलर्जी का साइंटिफिक नेम या मेडिकल सेक्टर में जो नाम है वो है इओसिनोफिलिया। तो इओसिनोफिलिया बोलने का मतलब क्या है, इसी से उसका पता चलता है या कंट्रोल होता है। तीसरा है बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसलिए इसको बेसोफिल नाम दिया गया है। और ये जो है हिस्टामिन और हिपेरिन ये इसमें मुख्य रूप से होते हैं, और यही हिपेरिन जो होता है वो क्या करता है, आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। और जब भी आपको चोट लगेगी या कुछ होएगा तो ये हिस्टामिन यहीं से रिलीज होता है आपके चोट के आगे क्लॉटिंग के प्रोसेस के लिए जो भी चीजें काम आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक एक होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और इसकी खास बात होती है इसके अंदर जो केंद्रक है, बाकी के अंदर तो नॉर्मल होते हैं, इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो हॉर्सू शेप्ड। हॉर्सू शेप्ड बोलने का मतलब घोड़े के नाल के आकार के होते हैं। और ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस या ऐसी कोई भी चीजें घुस जाती हैं उसका भक्षण कर लेता है, पैक करके उनको मार देगा। नेक्स्ट आ जाता है लिम्फोसाइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है या सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेट और सिक्रीट करता है कौन? किसी भी रोगाणु और उनके लिए, ठीक है। और यही अभी जो है हमारे यहाँ जो कोरोना का चलता है उसमें यही देखा जाता है एंटीबॉडी कितना निकल रहा है। जो एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनते हैं, कितना एंटीजन गया उसके रिस्पॉन्स में कितना एंटीबॉडी बना। एक एंटीजन गया उसको मारने के लिए 6 एंटीबॉडी बन रहे हैं, मतलब आपके शरीर में उस वायरस या बैक्टीरिया का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाए कि 4 एंटीजन चले गए। एंटीजन मतलब कोई भी बाहरी पदार्थ हो सकता है, कोई भी आंतरिक पदार्थ हो सकता है, वो डिपेंड करता है। आंतरिक एंटीजन भी होते हैं, बाहर एंटीजन भी होते हैं, उसके आधार। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे आपको उसके डिटेल्स जो हैं अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी कौन कौन से हैं, आरबीसी कौन से। आरबीसी जो होते हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूको मींस व्हाइट, इरिथ्रो मींस रेड। अब श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उनके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने बता दिया। इओसिनोफिल्स जो है ये अम्लीय स्टेनिंग होते हैं, मतलब अम्ल से स्टेन होते हैं, एलर्जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इओसिनोफिलिया जो बीमारी का नाम है वो भी बता दिया। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, सबसे कम संख्या इन्हीं की होती है, किनकी? बेसोफिल की। जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं उनमें सबसे कम यही होते हैं। न्यूट्रोफिल जो है बेसिक और अम्लीय दोनों से, मतलब उदासीन नेचर के होते हैं। और सर्वाधिक संख्या मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक संख्या इसी की होती है। मोनोसाइट जो होते हैं रोगाणु रोधी होते हैं, अभी देख लिया हमने, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं और आकार में सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े आकार के आरबीसी अगर पूछे, डब्ल्यूबीसी अगर पूछे तो वो होते हैं मोनोसाइट। ये जो होते हैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको हम रक्त का वीर सिपाही कहते हैं। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं को क्यों कहा जाता है, तो इसी लिम्फोसाइट के कारण कहा जाता है। या श्वेत रक्त कणिकाओं में पूछे किसको वीर सिपाही कहा जाता है, और ये ऑप्शन आपके 5 से आ जाए तो आंसर आएगा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण इसी के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ब्लड ग्रुप में आ जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप में होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। अब एंटीजन 2 प्रकार का होगा, एक तो इंटरनल एंटीजन, ठीक है, इंटरनल एंटीजन ये होता है आरबीसी में। इंटरनल एंटीजन होगा आरबीसी में। अब इस इंटरनल जो आंतरिक एंटीजन है, एंटीजन कोई भी प्रोटीनस पार्ट, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगा वो कहलाएगा इंटरनल एंटीबॉडी, जो कि बनेगा ब्लड प्लाज्मा में। हमने थोड़ी देर पहले देखा, इस तरीके के स्ट्रक्चर में देखा, यहां पे आरबीसी था। अब इस आरबीसी में जो एंटीजन है, एंटीजन जो होते हैं या तो ए होगा या बी होगा। अब इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगा, तो ए के लिए एंटीबॉडी होता है बी और बी के लिए एंटीबॉडी होता है ए। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का आपसी रिएक्शन जो होगा उसके कारण बन जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये इनबिल्ट जन्म से ही होते हैं। जो आरबीसी में एंटीजन होगा, मतलब एंटीजन जो है मेनली हमने 2 प्रकार के देखे, ए और बी, अभी क्योंकि ब्लड ग्रुप में यहीं पर से चलेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनता है उसको जस्ट इसके वाइस वर्सा बी नाम दे दिया और इसके वाइस वर्सा इसको ए दे दिया,
ठीक है, क्योंकि आपस में ये जुड़ते हैं। कब जुड़ेंगे? सेम सेम नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे ये बना दिया गया। अब ए का बी होता है, बी का ए होता है, तो ये आरबीसी में उपस्थित होगा कौन? एंटीजन, मतलब ये ए होगा या ये बी होगा, ये एंटीजन। अब इस ए या बी के रिस्पांस में जो एंटीबॉडी बनेगा, अगर एंटीजन यहां पर ए है, मतलब डेफिनेटली आपके शरीर में या प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी बी होगा, और आपका ब्लड ग्रुप कहलाएगा फिर ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि हमारा एंटीजन जो है उसी के नाम पे हमारा ब्लड ग्रुप रखा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ए। अगर ये एंटीजन बी होता, अगर एंटीजन बी होता तो यहां पर एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या बन रहा होता? जन्म के साथ ए बन रहा होता। और अगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी उसके साथ ए है, मींस ये ब्लड ग्रुप हो जाता ब्लड ग्रुप बी। क्लियर है? तो ये हो जाता ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि हमारा एंटीजन जो है जो शो कर रहा है वो क्या है? ब्लड ग्रुप बी। हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाता? बी हो जाता। चलिए इसके आगे की भी चीजें यहीं पर देख लेते हैं। अगर आपके शरीर में इंटरनल एंटीजन दोनों हो जाता, ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों एंटीजन है, मतलब यहां पर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एंटीजन ए बनेगा तो ये ए और ये ए क्रॉस कर जाएंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो ये बनता ही नहीं है। अगर इसमें एंटीजन बी होगा तो ये एंटीबॉडी बी बनेगा, तो ये बी और ये बी क्रॉस कर जाएंगे और डेथ हो जाएगी, तो उसमें एंटीबॉडी बनता ही नहीं है। अब एंटीबॉडी नहीं है लेकिन एंटीजन हमारे पास क्या है? दोनों है, ए और बी, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब एक और है चौथा जिसपे चलते हैं। अब मान लीजिए यहां पे एंटीजन कुछ नहीं है, ठीक है, एंटीजन कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। अब ए और बी दोनों है और इधर एंटीजन तो कुछ नहीं, इसलिए दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि यहां अगर ए हो गया तो ए और ए क्लॉट, बी हो गया तो बी और बी क्लॉट, तो यहां पर कुछ नहीं होता। तो ये जो है जहां पर एंटीजन कुछ नहीं है और एंटीबॉडी दोनों है तो भी आदमी सरवाइव कर सकता है। लेकिन यहां पर एंटीजन तो है नहीं, तो भाई इसका नामकरण कैसे किया जाए? तो यहां कुछ नहीं है तो इसको कहा गया जीरो ब्लड ग्रुप। इसको क्या कहा गया? जीरो ब्लड ग्रुप। अब जीरो लिखा गया ऐसे, ठीक है, पढ़ने वाले देखे भाई ए बी और ये जीरो को फिर उन्होंने क्या पढ़ लिया? ओ ब्लड ग्रुप, और इसका नाम ही हो गया फिर ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कभी भी आ जाता है जीरो ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, तो आंसर इसका हमेशा होता है जीरो, या इसी को कहा जाता है नल ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। दूसरे आ जाते हैं एक्सटर्नल एंटीजन। अब एक्सटर्नल एंटीजन जो होता है ये भी जाएगा आरबीसी में ही रिएक्ट करेगा, इसीलिए कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट ही कराया जाता है। कारण क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एंटीजन वो कुछ भी हो सकता है, धूलकण हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई भी और दूसरा चीज हो सकता है जो आपके शरीर में पहले से नहीं है, मतलब जो बाहर से आया हो। जो पहले से है तो इंटरनल एंटीजन हो जाता, मींस बाहर से जो भी आया है, जो भी पार्टिकल, डस्ट है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या जो भी, अभी कोरोना वायरस जो है एक्चुअल में वो एक्सटर्नल एंटीजन के रूप में आता है, मींस बाहर से आया अब शरीर में गया। अब शरीर के अंदर गया तो ये जो एक्सटर्नल आया है शरीर के बाहर से और जाके रिस्पांस किया आरबीसी के साथ, उसके रिस्पांस में यहां पे अब आया है तो उसके रिस्पांस में एंटीबॉडी बनेगा। अगर ये छोटा मोटा सिंपल होता जिसके लिए पहले भी हमारे शरीर ने लड़ लिया है, तो क्या करता? वो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बना देता और उसको मार देता। लेकिन चूंकि ये नया आया है, अब हो सकता है इसको मार दे, या हो सकता है कि इसकी संख्या ज्यादा हो, उसको पूरा ना मार पाए, उसके रिस्पांस में क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। कौन बनाएगा? प्लाज्मा में बनेगा। अब ये आया और उसके लिए इसने बनाया, अगर बन गया तो उस वायरस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे आपको कॉमन वायरल फीवर होता है तो वो वायरस आपके शरीर में कई बार गया होगा और उसके लिए आपको इंजेक्शन भी लगा होगा बचपन में, तो वो वायरस जब भी आएगा उसके रिस्पांस में हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी बना देगा 2 से 3 दिन में, इसलिए आपको 2 से 3 दिन फीवर रहता है, फिर ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस आता है, वो एक्सटर्नल एंटीजन के रूप में प्रवेश करता है, अब हमारा एंटीबॉडी जो है वो बनाता है 2-3 दिन आपको, इसीलिए इसके सिम्टम नहीं दिखते, क्योंकि 2-3 दिन तक वो जो भी उसको आइडेंटिफाई करके उसको मारने की कोशिश करता रहता है उसके लिए एंटीबॉडी बना के, लेकिन उसको समझ में आता है भैया इसका तो संरचना ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो क्या है उसको फिर मारने का प्रयास करता है, नहीं मार पाता, उसके रिस्पॉन्स में ये वर्क हार्ड करने लगता है। वर्क हार्ड करने लगता है मतलब तेजी से, उस चक्कर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं और आपका बॉडी हीट हो जाता है। ठीक है, उसके जिन
एरिया से गए हैं, मींस आपके मुंह से या नाक से, वहां पर आपको जो है मॉइस्चर दिखेगा, मींस आपको सर्दी भी महसूस होगी और गला भी अटकेगा, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेगा तो उन सभी जगह पे रिएक्ट करेगा जहां से इनका प्रवेश हुआ है। उनको भगाने के लिए हर तरीके का प्रयास करेगा, म्यूकस निकाल देगा, वो सभी चीजें करेगा और उसी के चक्कर में आपको इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसको नहीं मार पाता, फिर हमको इसके लिए अलग से दवाई लेनी पड़ती है या कुछ और करना पड़ता है। चलिए, अब ये जो एक्सटर्नल एंटीजन आया है उसके रिस्पॉन्स में जो एक्सटर्नल एंटीबॉडी बनता है उसी से बनता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ गया, मतलब एंटीबॉडी बन गया और उसने उसको सप्रेस कर दिया, मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत स्ट्रांग है। बोलने का मतलब आपके में सिम्टम नहीं दिखेंगे, अगर वो वायरस हो भी गया 4 दिन खेले कूदे आपको ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग है। बोलने का मतलब बाहरी एंटीजन से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, कोई भी आ जाए सबसे लड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं लड़ पाए और पहले ही दूसरे दिन दिख रहा है, मींस एंटीबॉडी प्रॉपर नहीं बन पा रहे, मतलब उसको मारने की क्षमता आपके प्रतिरक्षा तंत्र में नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं वो काम ऐसा कुछ अलग से नहीं करती हैं। आपका एक्सटर्नल एंटीजन आया, अगर आपको प्रतिरक्षा तंत्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्षमता वाला है, काम कर रहा है बहुत अच्छे से, तो जो दवाइयां आपको दी जाती हैं वो दवाइयां कुछ नहीं करती है, केवल वो आपके जो एक्सटर्नल एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता है उसको स्टिमुलेट कर देती है कि भैया जा, तू कर नहीं पा रहा था, उसको कहीं से उत्प्रेरणा नहीं मिल रही थी, वो जाके धक्का दे दिया कि भाई आपने खाया, क्रोसिन खाया, ब्रूफेन खाया, वो जो पर्टिकुलर हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं उनको बोल देता है कि भाई तू तू तू। ये बिल्कुल हनुमान जी हैं, हनुमान जी जैसे थे ना, हनुमान जी को जब तक याद नहीं दिलाया जाता था, उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं होता था, तो जो दवाइयां हैं वो इनको आभास कराती, भैया तू लड़ सकता है, वो एक्टिव कर देती थी बस, और ये एंटीबॉडी जाके उसको मार देते हैं। तो दवाइयां हमारे लिए कुछ नहीं करती, जो काम करता है हमारा शरीर ही करता है। हर प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर ही ठीक हो सकती है, इतनी क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। बस बात यही आती है कि किन्हीं के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, किसी एक्सटर्नल एंटीजन के लिए, किसी के लिए नहीं कर पाता, तो उसको याद दिलाने के लिए फिर एक आदमी भेजना पड़ता है जो हमें दवाइयों के रूप में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप और बाकी का रक्त समूह। इसके आगे की चीजें हम फिर से पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।